जरा शुरुआत किया जाए एक बार। ठीक है, मैंने आपको बोल रखा था कि ये क्लास आपके काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये क्लास आपको लगभग, ठीक है, काफ़ी अच्छे मार्क्स सिक्योर कराने वाला है अगर इस क्लास को हम लोग समझ लेते हैं। मैंने बोल रखा था आपका एक यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग, मैंने बोल रखा था ना कि वो चैप्टर अकेले आपको 25 से 30 नंबर, ठीक है, दिलाने का दम रखता है। तो उसकी शुरुआत हम लोग आज से करेंगे। आज से ही धीरे धीरे उसके बेस के बारे में जानना समझना शुरू कर देंगे। ठीक, हेडिंग डालिए जरा, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। प्रिंसी, हर्षिता, आप लोग जरा वॉइस क्लियर करिए। वॉइस क्लियर है? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक। पहला मटेरियल कॉस्ट, दूसरा लेबर कॉस्ट और तीसरा ओवर हेड्स या अदर एक्सपेंसेस। चलिए जरा बात करते हैं क्या है ये एलिमेंट और क्यों है हमारे लिए काफी रेलेवेंट। ठीक, लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि सब जैसे देखो हमारी बॉडी कितने एलिमेंट से मिलके बनी है। उन लोगों ने बार बार बात किया था 5 एलिमेंट से मिलके हमारे बॉडी का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। नामों वो 5 तो याद होंगे, किसी को याद है? नहीं, सोनम, वो 5 याद है? एलिमेंट 5 तत्व याद है भाई? उसमें से एक तत्व भी गायब तो हम पंच तत्वों में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाएंगे। ठीक है, एक को गड़बड़ाया तो। क्षेत्र का मतलब क्या होता है? क्षेत्र का मतलब धरती। हाँ ठीक, क्षेत्र जल, पावक मतलब अग्नि, गगन का मतलब आकाश और समीरा का मतलब हवा। ठीक है, 5 होते हैं, क्षेत्र, धरती, जल यानी पानी, ठीक है, चित्त, जल, पावक, अग्नि, गगन का मतलब आकाश और समीरा यानी हवा। ये 5 फैक्टर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारे शरीर का डेवलपमेंट होने में ये 5 फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसमें से एक भी फैक्टर मिस हुआ तो हम हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, अता पता लापता हो जाएंगे। ठीक उसी तरह कॉश ने बोला कि देखो भैया, आप बने हो पंच तत्वों से, तो हम भी कुछ तत्वों से मिलकर क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं। याद रखना, हम यहाँ पे प्रोड्यूसिंग कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में कर रहे हैं, और वो भी किसका मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स या सर्विसेज, किसका मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहे हैं? किसका? जल्दी जल्दी, गुड्स के बारे में। पहले भी बोल रखा था कि सर सर्विस कॉस्टिंग के बारे में हम लोग सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, यानी अभी हम किसके प्रोडक्शन के बारे में बात करें, गुड्स। तो बोला कि देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में कि हम बात करते हैं कि आप जैसे पंच तत्वों से बने हो, हम कितने तत्वों से मिलकर बने, कितने एलिमेंट से मिलकर तैयार हुए हैं, 3 एलिमेंट से मिलकर तैयार हुए हैं। ठीक है, जिनमें सबसे पहला नाम क्या है हमारा, मटेरियल। दूसरा हम, ठीक है, कॉस्ट हम बाद में ऐड करेंगे। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हम टोटल, ठीक है, खर्चे के बारे में बात करें। पहला हमारा एलिमेंट, इंसेशन एलिमेंट क्या है हमारा, मटेरियल। दूसरा है हमारा लेबर और तीसरा है अन्य खर्चे। यानी कोई भी आइटम बना होगा, ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग उसको ब्रॉडली कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकता है, 3। देखो क्लासिफिकेशन का मैंने बोला था कि डेटा सेम होगा पर तरीका बदलते ही उसमें डेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप, ठीक है, 10 बच्चे हो तो 10 बच्चे को अगर मैं जैसे बेस बदलूंगा हमारा डेटा हर बार क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अगर मैं मेल फीमेल बात कर लूँ तो हो सकता है 5-5 का आ जाए। ठीक है, मैं रूरल अर्बन बात करूँ तो हो सकता है 6-4 का रेशियो आ जाए। बच्चे अभी भी 10 रहेंगे लेकिन रेशियो बदल जाएगा। ठीक है, मैंने बिलो 20 एबव 20 बात कर दूं तो फिर से रेशियो हो सकता है 2-8 का आ जाए। यानी डेटा हमेशा, जो पॉपुलेशन है वो सिमिलर होने वाला है, लेकिन डेटा का बेस बदलने से, क्लासिफिकेशन का बेस बदलने से चीजें क्या हो जाती हैं, बदल जाती है। कॉस्ट ने बोला कि फिलहाल हम ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में बात नहीं करें, हम किसके बारे में बात करें, एलिमेंट, कि हमारी जो बॉडी तैयार हुई है, ठीक है,
बॉडी का क्या, हम इसके शेप के बारे में बात करें या इसके कॉस्ट के बारे में बात करें? कॉस्ट के बारे में बात करें कि आपने बोला कि सर ये 10 रुपए का पेन है, तो ये 10 रुपए में आखिर में किन किन चीजों का कंट्रीब्यूशन होगा? तो हम बात करते हैं किन किन एलिमेंट से मिलकर बना होगा, तो वो कितने एलिमेंट है? 3। इसमें मटेरियल लगा होगा, कुछ लेबर का मेहनत लगा होगा और कुछ अन्य छोटे मोटे खर्चे रहे होंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि सर ये इसमें 4 रुपए का प्लास्टिक लगा है, ठीक है, 4 रुपए का लेबर लगा है और 2 रुपया और बाकी सारे छोटे मोटे खर्चे हैं। आप घर बनाते हो तो आपके कुछ मटेरियल के खर्चे लगते हैं जिसमें दिन, ठीक है, वही गिट्टी बालू सीमेंट छड़ वगैरह लगता है, कुछ लेबर के खर्चे होते हैं और कुछ अन्य छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिसमें आपके खाने पीने से लेकर चाय पानी से लेकर, ठीक है, वो जनरेटर डीजल, ठीक है, सबके छोटे मोटे खर्चे आ जाते हैं। बात क्लियर है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग बात करता है कि हमारे कितने एलिमेंट? 3। और ये 3 एलिमेंट को हमें बड़े अच्छे से समझ जाना है, ये 3 एलिमेंट और हमारे बाकी सारी चीजें क्लियर। ठीक, अब देखो इन तीनों के भी, ठीक है, कॉस्ट कितने पार्ट में डिवीजन करता है? इनके भी सबके कितने कितने पार्ट होते हैं? 2-2 पार्ट होते हैं। इनके भी कितने कितने पार्ट होते हैं? 2-2 पार्ट होते हैं। ठीक, सब एक हमारा होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है क्या? इनडायरेक्ट। तो इसका भी क्या होगा? डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट और ये भी क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। यानी सर हर एक कॉस्ट फिर से कितने फर्दर पार्ट में क्लासिफाइड है? कितने पार्ट में क्लासिफाइड है? सब पार्ट में, 2-2 पार्ट में क्लासिफाइड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर में। ठीक, सर इसका पूरा नाम क्या होगा? सर मटेरियल का 2 पार्ट में हम लोगों ने डिवीजन किया है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? सर इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और अगर वो इनडायरेक्ट नेचर का होगा तो क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्या इसको बोला जा सकता है? सर अगर लेबर डायरेक्ट नेचर के होंगे तो इसको क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और सर अगर वो इनडायरेक्ट नेचर का होगा तो क्या बोला जाएगा? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्या बोला जा सकता है? सर अगर वो ओवरहेड हुआ, एक्सपेंसेज हुआ, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, आप ऐसा है कि ओवरहेड की जगह यहाँ पे अदर एक्सपेंसिव लेके चलो, ठीक है, एक्स अदर एक्सपेंसिव लेके चलो, ओवरहेड को थोड़ी देर के लिए कट कर दो, अभी यहाँ पे मिसलीड करेगा, ओवरहेड को यहाँ पे कट ठीक करो आप लोग, ठीक है, ओवरहेड को यहाँ पे कट कर दो, आप यहाँ पे क्या लेके चलो? अदर एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बात क्लियर? तो हमने बोला कि देखो हमारे मेन कितने एलिमेंट है? मेन कितने एसेंशियल एलिमेंट है? सर 3। कितने एसेंशियल एलिमेंट है? 3। मटेरियल, लेबर और अदर। मटेरियल, लेबर, अदर, यही 3 से मिलकर हमारा कोई भी क्या होता है? टोटल कॉस्ट तैयार होता है। अब इन तीनों के भी कितने फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं? कितने पार्ट में इनको सब क्लासिफाई किया जा सकता है? 2, बाय नेचर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक, अगर डायरेक्ट नेचर का मटेरियल हुआ तो उसी को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और इनडायरेक्ट नेचर का हुआ तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लेबर हुआ डायरेक्ट नेचर का तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट नेचर का तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और एक्सपेंसेस भी, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस बोलो, डायरेक्ट नेचर का तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट नेचर का तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, अब पहले इन 6 चीजों को समझ लिया जाए, ठीक है, तब आगे बढ़ने में ज्यादा समझदारी होगा। क्या ये मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस में कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, हम लोगों ने बात किया कि कोई भी आइटम, ठीक है, या जिसका टोटल कॉस्ट, ठीक है, जो भी टोटल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं उनमें 3 आइटम का या 3 एलिमेंट का क्या जुड़ा होता है? कॉस्ट ऐड होता है। अगर ये पेन 10 रुपए का है तो इसमें 3 एलिमेंट का क्या हुआ होगा? कॉस्ट ऐड किया गया होगा। पहला एलिमेंट क्या होगा? मटेरियल, दूसरा लेबर, तीसरा एक्सपेंसेस। यही 3 एलिमेंट से ये 10 रुपया तैयार हुआ होगा। लेकिन इस 3, ठीक है, एलिमेंट का भी क्या हो सकता है? सब क्लासिफिकेशन हो सकता है नेचर के हिसाब से। आपको दिख रहा होगा अगर उसका डायरेक्ट कनेक्शन होगा तो डायरेक्ट नेचर, इनडायरेक्ट कनेक्शन होगा तो इनडायरेक्ट नेचर, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो या एक्सपेंसेस हो। अब इसमें मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर हम धीरे धीरे थ्रू द पीरियड इसको क्या करेंगे? और डेप्थ में चलते जाएंगे। जैसे देखो सर, ये डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर है क्या? तो बस सीधी सी बात समझो, जिसका प्रोडक्शन में, ठीक है, या जिसका फिनिश गुड्स में, फिनिश आइटम बनने में अगर रोल प्ले है, ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? डायरेक्ट। और अगर वो केवल हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है फाइनल गुड्स तैयार होने में, ठीक है, उसका डायरेक्ट यूज नहीं है बल्कि उसका क्या है हो रहा है? हेल्प हो रहा है, तो फिर क्या है? इनडायरेक्ट।
अब चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो या अदर हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि सर देखो ना, इस पेन को बनाने में 3 हमारे इसेंशियल मटेरियल लगे होंगे, क्या क्या लगे होंगे? तो सर प्लास्टिक लगा होगा, इंक लगा होगा और वो कॉटन वगैरह लगे होंगे, ठीक है, वो या आयरन निब लगा होगा। ये 3 हमारे इसेंशियल आइटम है। लेकिन क्या लगता है कि कंपनी केवल यही 3 आइटम परचेज करता होगा मटेरियल के रूप में, या और भी कई सारी इन्वेंट्री परचेज करता होगा? और भी देखो, मैंने यहाँ पे एक टर्म आपको दे दिया है, इन्वेंट्री। अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग याद हो तो इन्वेंट्री में मैंने आपको टोटल 8 तरह की, ठीक है, इन्वेंट्री के बारे में बात किया था। कंपनी भले 3, ठीक है, आइटम का यूज करके इस पेन को बनाएगी, प्लास्टिक, ठीक है, इंक और वो कॉटन या आयरन निब ले लो, लेकिन केवल कंपनी यही 3 आइटम परचेज नहीं करेगा, उसके अलावा भी उसको कई सारे सामान खरीदने होते हैं। और उन सारे, ठीक है, सामानों के स्टॉक्स को हम कहाँ पे कलेक्ट करके रखते हैं? इन्वेंट्री में, ठीक। वहां पे मैंने बोला था कि देखो, मशीन को चलाने के लिए डीजल भी चाहिए, क्या चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो डीजल भी तो मटेरियल है सर, जो ह्यूमन नहीं है, जो मटेरियल फॉर्म है वो मटेरियल है। कंपनी, क्या कंपनी डीजल नहीं परचेज करेगा? बिल्कुल। कंपनी मार्केट में जाएगी सामान खरीदने के लिए तो केवल यही 3 लेके आएगा या और भी कई सारे? डीजल है क्या है सर? अब जरा बताओ ना, क्या डीजल या पेट्रोल या जो भी फ्यूल वगैरह है सर, हम उसका डायरेक्टली यूज करेंगे या वो हेल्प करेगा पेन को बनाने में? हेल्प करेगा। तो सर वो डायरेक्ट मटेरियल में आएगा या इनडायरेक्ट में? सर जो पेन से कनेक्टेड है वो डायरेक्ट में, यानी प्लास्टिक, इंक और वो कॉटन या आयरन है, ये हमारे डायरेक्ट मटेरियल बन जाएंगे। बाकी जो मटेरियल हैं जो हमारे, ठीक है, इस गुड्स को बनने में, कंप्लीट होने में हेल्प करेंगे, इनडायरेक्ट। जैसे मैंने अभी क्या बोला, वो फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, ऑयल होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे सर? मशीन को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं। क्या वही पेन बनने में यूज होगा? नहीं। पर वो क्या करेगा? हेल्प करेगा। सर हमें बहुत सारे ऑफिस स्टेशनरी की जरूरत पड़ती है, पेन पेंसिल कॉपी वगैरह की जरूरत पड़ती है, क्या वो भी मटेरियल है? पर क्या उसका यूज इस गुड्स को बनाने में होगा या वो हेल्प करेगा? हेल्प करेगा। तो कागज, पेन, पेंसिल, वो सारी चीजें कहाँ पे है? मटेरियल है। लेकिन वो डायरेक्ट यूज नहीं होगा, बल्कि वो क्या करेगा? हेल्प करेगा, इसलिए वो इंडायरेक्ट है। वो चाय पानी सोचो ना, वो चाय पानी, मैं चाय के खर्चे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो नॉर्मली एक्सपेंसिव में आता है, मैं एक मटेरियल फॉर्म में बात कर रहा हूँ। हम लोग चाय वगैरह पिलाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं सर, क्या वो डायरेक्टली हेल्प करता है या इनडायरेक्टली हेल्प करता है? इनडायरेक्टली। आपको पता है कि वो रिफ्रेशमेंट करता है, एनर्जी लाता है, एनर्जी बैकअप का काम करता है। यानी वो भले ही मटेरियल है, पर वो डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है, बल्कि प्रोडक्शन में वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। बस आपको यही देखना है कि वो डायरेक्टली यूज हो रहा है फिनिश गुड्स में बनने में, या वो केवल हेल्प कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है। अगर वो सपोर्ट होगा तो इनडायरेक्ट, और डायरेक्टली यूज होगा, चाहे वो दिखे या ना दिखे, विजिबल हो या नॉट विजिबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूज है तो वो डायरेक्ट नेचर का है। अब घर बनने में देखो ना, ये पानी लगा होगा पर पानी दिख नहीं रहा है, तो क्या पानी डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है? बिल्कुल होगा। सर इसको बनाने में हम लोगों ने वो केमिकल डाला था ना, सीलन वगैरह ना हो, वो डॉक्टर फिक्सिट वगैरह, फेविकोल वगैरह डाला होगा, क्या वो कहीं इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। पर क्या उसको डायरेक्ट मटेरियल बोला जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि उसका यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें मैं एक लास्ट में ट्विस्ट डालूंगा। अभी अभी मैंने क्या बोला? जिसका प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज हो रहा है वो हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट। और अगर वो केवल हेल्प दे रहा है तो वो क्या है? इनडायरेक्ट। कहीं लिखते जाना इन सारी बातों को, क्योंकि मैं हो सकता है बाद में भूल जाऊं। इन सारी बातों को लिखते जाना कि जिनका डायरेक्टली यूज हो रहा हो फिनिश गुड्स रेडी करने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। और जो केवल हेल्प करता हो फिनिश गुड्स बनने में, जिसका केवल रोल हो हेल्पिंग वर्ब के जैसा, तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। लेकिन अब जरा बातों को ध्यान से सुनना, जिनका प्रोडक्शन, ठीक है, जिनका फिनिश गुड्स बनने में डायरेक्टली रोल हो या जिनका हेल्प हो, सॉरी, जिनका डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन हो, क्या बन जाएगा? डायरेक्ट। और जो केवल हेल्प करे वो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट। वो फिनिश गुड्स में कहीं यूज ना हो, केवल हेल्प का काम करे। नाम एग्जांपल मैंने बता ही दिया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का 3-4 नाम बता ही दिया था। अब जरा बात करते हैं, मैंने क्या बोला इसमें, जरा रुको, एक ट्विस्ट है। अब आप जरा बताना। मैं कहूँ कि सर एक मैं ये बोर्ड बना रहा हूँ, ये सपोज कर लो कि हमारा व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी लेना है ले लो। सर इस बोर्ड में अगर ध्यान से देखा जाए तो कई सारे पेंच लगे होंगे, वो स्क्रू लगा होगा, स्क्रू ड्राइवर लगा होगा, ठीक। ये टीवी का जो, नहीं, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे डेफिनेशन में ले जाऊं क्योंकि मजा नहीं आएगा। आओ शर्ट पे चलते हैं, फिर इस पे आएंगे। कहूँ कि सर देखो जरा, मुझे क्या करना है? शर्ट की स्टिचिंग करनी है। आपको पता है कि सर कंपनी में अगर कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन हो तो कंपनी अपने हिसाब से क्या करती है? साइज का मेजरमेंट ले लेगा और उसी साइज के हिसाब से क्या करती है? कंपनी प्रोडक्शन करती है। कंपनी ने लिए सपोज करो कि ये 30 नंबर का शर्ट बनाना है, तो 30 नंबर के हिसाब से सारा वो क्या कर देगा? मशीन में फिट कर देगा। अच्छा बताओ, अगर गलती से
कपड़ा 30 जो 30 हमारा ठीक है मेजरमेंट था उससे जरा सा छोटा कट गया, तो क्या हमारा जो फिनिश गुड्स बन के तैयार होगा वो सही होगा या गड़बड़ हो जाएगा? मात्र ठीक है आधा इंच गड़बड़ हो गया था, पर क्या वो कपड़ा सही आएगा या गड़बड़ हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। आधे इंच से सोचो कितनी गड़बड़ी होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सर इस कपड़े को सिलने के लिए मान के चलो 10 फुट धागे की जरूरत है, जो स्टिचिंग में धागा यूज होगा वो 10 फुट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन गलती से हमसे 11 फुट कट गया, तो क्या बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? 10 फुट की जगह 11 फुट, ये तो जो धागा सिला हुआ है इसमें, ठीक है 11 फुट कट गया, अरे जो सुई में लगा के तुम सिलते हो, ठीक है, या इसमें 6 बटन लगाने थे, एक बटन ज्यादा लग गया, तो क्या बहुत बड़ा कंपनी को नुकसान हो जाएगा ना? पर क्या ये बटन, ये थ्रेड और ये जो कपड़ा यूज हो रहा था, क्या इन तीनों का ही रोल है सर इसको कपड़े तैयार करने में? हाँ जी हाँ, तीनों से मिलके ही हमारा क्या हुआ है, कपड़ा बना है। पर एक में जरा सा मात्र 0.5 का अंतर आया, बहुत बड़ा मेजरमेंट में क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। हम बोलते हैं ना यार पूरा बर्बाद हो गया। तुम कितना भी बढ़िया सिलो, आधा इंच छोटा कर दिया, 1 इंच ही छोटा कर दिया, मात्र इतने का डिफरेंस और पूरा कपड़ा बर्बाद। लेकिन एक जगह देख रहे हो कि 2-4 अधिक भी लग जा रहे हैं या 2-4 फुट अधिक भी धागा कट गया, कोई बहुत बड़ा बवाल आने वाला नहीं है। आप व्हाइट बोर्ड लगा रहे थे, व्हाइट बोर्ड में वो छोटी छोटी कीले लगाते हो ना ठोकने के लिए, 10 कील लगाना था, तुमने गलती से 12 कील ठोक दिया, क्या तुम्हारा पूरा ब्लैक बोर्ड बर्बाद, व्हाइट बोर्ड बर्बाद, भूचाल आ जाएगा उस 2 पिन की गड़बड़ी से? नहीं। लेकिन आपने 6 फुट का वो कॉर्नर बना रखा था, ठीक है, तो मुझे 6 फुट का दीवार में जगह छोड़ रखा हूँ, 6 फुट में ही क्या मुझे करना है, उस बोर्ड को फिट कर देना है। लेकिन गलती से वो 5 फुट 11 इंच का 1 इंच छोटा कट गया, क्या वो काम का होगा या बर्बाद हो जाएगा? बर्बाद। ठीक है, इसका मतलब आप देख रहे हो कि कुछ चीजों में गड़बड़ी बहुत बड़े, ठीक है, बहुत बड़े लॉस को इनवाइट कर रही है, और कुछ चीजों में गड़बड़ी आपको बहुत बड़ा लॉस इनवाइट नहीं कर रही है। ठीक, लेकिन ये तीनों का ही क्या है, डायरेक्ट रोल प्ले है, चाहे वो नेल हो, ठीक है, कांटी हो, या वो थ्रेड हो, या वो बटन हो, तीनों ही क्या है, फिनिश गुड्स बनने में यूज हो रहे हैं। लेकिन सब में हम वेरिएशन में देख रहे थे गड़बड़ी बहुत ज्यादा मायने, कहीं पे बहुत ज्यादा मायने रख रहा था, कहीं पे बहुत ज्यादा मायने नहीं रख रहा था। ठीक, इसका मतलब याद रखना, अगर गड़बड़ी की वजह से आपके वैल्यू के ऊपर बहुत ज्यादा असर आए, ठीक है, लगे कि ये गड़बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जिसका वैल्यू सिग्निफिकेंट है, जिससे आप माथा पकड़ लोगे कि अरे ये क्या हो गया, वो आपका किस में चला जाएगा, डायरेक्ट नेचर में, चाहे वो किसी भी चीज का गड़बड़ी हो। यही ले लो ठीक है, पेन का साइज कुछ और था, हल्का सा इधर उधर और बहुत बड़ा नुकसान, शर्ट का साइज था, हल्का सा गड़बड़ी और पूरा का पूरा नुकसान। तो अगर ऐसी गड़बड़ी जो आपको बहुत बड़े ह्यूज लॉस का, ठीक है, इन्विटेशन देती हैं, वो किस में चली जाती हैं, डायरेक्ट में। लेकिन ऐसी गलतियां जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा ह्यूज लॉस नहीं होता है, जिनका वैल्यू इनसिग्निफिकेंट होता है, ध्यान से सुनना, जिसका वैल्यू क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट, अभी लिखना मत, मैं लिखवा दूंगा, वो सारी गड़बड़ियां कहाँ पे चली जाती है, इनडायरेक्ट में। भले ही वो डायरेक्ट नेचर का हो, दिख रहा हो कि अरे ये तो डायरेक्टली यूज हुआ है, पर वो फिर भी कहाँ पे चला जाता है, इनडायरेक्ट में। इसका मतलब अगर ये शर्ट मैं बना रहा हूँ, तो ये जो कपड़ा है ना किस नेचर में चला जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल में, क्योंकि सर ये क्या मटेरियल है, तो ये डायरेक्ट में चला जाएगा। पर ये जो थ्रेड यूज हुआ है, जो बटन यूज हुआ है, और इसमें अगर गड़बड़ी भी होता है, तो क्या बहुत बड़ा हमें दिक्कत करता नहीं। भले ही ये डायरेक्टली यूज हुआ है कपड़ा बनने में, डायरेक्ट मटेरियल दिख रहा है, पर ये फिर भी इसके वैल्यू क्या बहुत ज्यादा है या वैल्यू काफी लो है, लो है, इसलिए इसको हम कहाँ पे रखते हैं, इनडायरेक्ट में। हमें नेचर के हिसाब से अलग अलग करना पड़ेगा, बात क्लियर है? ठीक, वो बोर्ड बन रहा है, तो बोर्ड का जो हम लोगों ने लेंथ लिया था ना, विड्थ वगैरह, वो मेरे लिए किस नेचर का है, वो प्लाई वुड मेरे लिए क्या है, डायरेक्ट नेचर का मटेरियल है। यानी वो जो लकड़ी का टुकड़ा 6 फुट का मैंने लिया था, वो 6 फुट मटेरियल जो मेरे लिए था वो क्या है, डायरेक्ट नेचर का। लेकिन जो वो कील वगैरह लग गया, फेविकोल लगाना था 100 ग्राम, ठीक है, मुझसे ठीक है थोड़ा सा ज्यादा गिर गया, चिपकाने के लिए सनमाइका वगैरह आता है ना, थोड़ा सा फेविकोल ज्यादा गिर गया, तो क्या बहुत ज्यादा बवाल मच जाएगा, भूचाल आ जाएगा? नहीं, इसका मतलब वो फेविकोल डायरेक्टली यूज होते हुए भी कहाँ पे चला जाएगा, इनडायरेक्ट में। आप घर बनवा रहे हो, ठीक है, घर का ठीक है मेजरमेंट थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा, दिक्कत हो सकता है, मटेरियल में कमी आ जाएगा, जहाँ पे 4 बोरी सीमेंट डालना था वहां पे 3 बोरी सीमेंट डाला, ठीक है, थोड़ा सा कम डाला, तो क्वालिटी पे बहुत बड़ा असर आ सकता है। ठीक,
लेकिन फेविकोल थोड़ा सा कम डाला, थोड़ा सा ज्यादा डाला, वो डॉक्टर फिक्सिट वो जो आया था, ठीक है, आपका सीलन से बचाने के लिए, वो थोड़ा सा कम चला गया, ज्यादा चला गया, क्या बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? नहीं। वो डायरेक्टली यूज होते हुए भी कहाँ पे चला जाएगा? इनडायरेक्ट का। इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वैल्यू के बारे में। तो दूसरा पॉइंट लिख लो, अगर उसका वैल्यू सिग्निफिकेंट, डायरेक्ट मटेरियल में दूसरा वैल्यू क्या होना चाहिए? सिग्निफिकेंट वैल्यू होना चाहिए। अगर वो सिग्निफिकेंट वैल्यू रहा तो कहाँ पे चला जाएगा? डायरेक्ट में। और अगर वो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू रहा या लो वैल्यू का रहा तो वो कहाँ पे चला जाएगा? इनडायरेक्ट में। भले वो डायरेक्टली यूज हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो बर्बादी, जो थोड़ी सी गलती आपको सर पकड़ा दे, सर चकरा दे, वो किस नेचर का होगा? बड़े नेचर का होगा, डायरेक्ट नेचर का होगा। और जिसमें गलती हो जाए और फिर भी हम लोग नॉर्मली इसको इग्नोर करके चलते हैं कि चलो इतना तो चलता है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है, यानी जो बहुत आपके प्रॉफिट पे असर ना डाले, कॉस्ट पे असर ना डाले, वो किस में चला जाएगा? इंडेक्स में। अगर वो मटेरियल का गड़बड़ हुआ तो मटेरियल का, लेबर का हुआ तो लेबर में, एक्सपेंसेस का हो तो एक्सपेंसेस में। इतनी बात क्लियर है? ठीक। ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा एक और आते हैं। अभी अभी हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कई तरीके से समझना है, और यही हमें केवल समझना है। यही समझ जाएंगे तो आगे का हमारा सारा चैप्टर क्या हो जाएगा? आसानी है। केवल हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ही समझना है अच्छे से। और यही आपका होमवर्क भी रहेगा। आज जाके आप एलिमेंट ऑफ कॉस्ट उठाओगे तो आपको केवल और केवल अच्छे से इसी पे नोट्स बनाना है कि कौन से डायरेक्ट है और कौन से इनडायरेक्ट है, किस नेचर की चीजें होने पे डायरेक्ट में जाएगा और किस चीज की नेचर होने पे इनडायरेक्ट में जाएगा। तीसरा ये जरा बात करते हैं, कॉस्ट सेंटर। ठीक है, लिख लीजिए जरा। जिसका सिंगल कॉस्ट सेंटर होता है, ठीक है, सिंगल कॉस्ट सेंटर, सिंगल कॉस्ट सेंटर किस में चला जाएगा? डायरेक्ट में। ठीक। अभी हम बताएंगे कॉस्ट सेंटर क्या होता है, बस इतना लिख लीजिए। सिंगल कॉस्ट सेंटर किस में चला जाता है? डायरेक्ट में। और जिसके मल्टीपल कॉस्ट सेंटर आएंगे वो किस में चला जाता है? इनडायरेक्ट में। अब ये, ठीक है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है जरा उसके बारे में बात कर लिया जाए। ठीक। कॉस्ट सेंटर का मतलब खर्चे का रिलेशन। ठीक। जैसे अगर मैं कहूं कि लेबर्स, ठीक है, आप एक साथ 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एक साथ 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। यहीं पे घर बनवा रहे थे, बगल में हॉस्पिटल भी बनवा रहे थे, और बगल में एक सिनेमा हॉल बन रहा था। ये 3 चीजें बनवा रहे थे, तीनों का ठेका आप ही के पास था। ठीक। पर तीनों पे क्या एक ही लेबर काम करे होंगे, या तीनों का लेबर अलग अलग अपना काम कर रहे होंगे? तीनों का अलग अलग अपना लेबर। ठीक। अच्छा बताओ, मैं कहूँ कि अगर मुझे घर का खर्चा निकालना है, टोटल कॉस्ट, तो क्या मैं सिनेमा हॉल वाला लेबर का भी पैसा जोड़ दूं, हॉस्पिटल वाले लेबर का भी पैसा घर में जोड़ दूं, या केवल घर जो बनाने में इन्वॉल्व है उसी का पैसा जोड़ूं? सर सीधी सी बात है। तो अगर मैंने अगर कहूँ कि मैंने 2 लाख घर बनाने वाले लेबर्स को दिया है, 2 लाख रुपए लेबर चार्ज दिया है, तो इस 2 लाख रुपए को मुझे घर पे लिखना चाहिए, हॉस्पिटल पे लिखना चाहिए, सिनेमा हॉल पे? सर सीधी सी बात है, घर वाले लिस्ट में लिखना चाहिए। अगर मैंने उनको सिनेमा हॉल के लिए 5 लाख दिया है लेबर्स को, तो कहाँ पे लिखना चाहिए? सिनेमा वाले कॉस्ट में लिखना चाहिए। और हॉस्पिटल में दिया होगा तो हॉस्पिटल वाले कॉस्ट में। क्या यहाँ पे खर्चे को हमें डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचना पड़ रहा है? क्या सोचना पड़ रहा है? अरे नहीं भैया, जिसका खर्चा उसी के पास जाएगा। 2 लाख रुपए किसका दिया था? घर बनवाने का लेबर। तो क्या इसको हॉस्पिटल और सिनेमा हॉल में डिस्ट्रीब्यूट करना था कि यहाँ पे भी कुछ डाल लीजिए, यहाँ पे नहीं? सारा का सारा खर्चा क्या था? एक ही कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड था। या इसका मतलब कॉस्ट सेंटर का मतलब वो पॉइंट, ठीक है, जहां पे हम उस खर्चे को क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं। अगर वो एक जगह निकल के आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल कॉस्ट सेंटर। ठीक। बात क्लियर है? तो अगर जिस भी आइटम्स का कॉस्ट सेंटर सिंगल निकल के आएगा वो हमारे किस नेचर का होगा? डायरेक्ट। बात क्लियर है? इसका मतलब ये लेबर का जो मैं अलग अलग पेमेंट कर रहा था, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, जो भी मैं दे रहा था, ये तीनों अलग अलग रिकॉर्ड किए जाएंगे। हाउस वाला हाउस में, हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल में, सिनेमा वाला सिनेमा हॉल में। लेकिन मैं वहीं पे कहूँ कि मैंने, ठीक है, रितु को क्या कर दिया? एज अ सुपरवाइजर अपॉइंट कर दिया कि ऐसा देखो, लेबर हमारे कई बार काम करने में आनाकानी करते हैं, तो आप सुपरवाइजर की तरफ से क्या कर रहे हैं? तीनों जगह घूमते रहना, देखते रहना कि सारे लोग ढंग से जिनको जो काम दिया गया वो काम करते रहे। रितु सही से बैठो, पहले तुम नींद में जा रहे हो। ठीक। तो उनको क्या कर दिया गया? बोल दिया गया कि आप देखते रहो रितु कि क्या करना है, घूम घूम के चेक करते रहो कि सारे लेबर काम करते रहे, कोई फालतू में बैठे नहीं और कोई गड़बड़ी ना करे। सुपरवाइजर का नाम सुना होगा। तो इनको सुपरवाइजर का रोल दे दिया गया, और इनको मैं सैलरी दे रहा हूँ सपोज 1 लाख रुपए। अब बात आती है कि सर इनको जो पेमेंट हुआ है ये भी एक तरह से लेबर ही है, ठीक है, लेबर का मतलब ह्यूमन फैक्टर। लेकिन इनका जो पेमेंट किया जा रहा है, क्या 1 लाख का 1 लाख मैं पूरा घर में जोड़ दूं? सुनो अब बताओ,
क्या 1 लाख का 1 लाख पूरा इनको जो पेमेंट, ये कहाँ पे निगरानी रख रहे हैं? केवल घर का, हॉस्पिटल या सिनेमा हॉल, तीनों जगह का। सर निगरानी तो ये तीनों जगह कर रहे हैं। अब जो मैंने 1 लाख रुपया पेमेंट किया है सर, वो केवल घर पे जोड़ा जाए या हॉस्पिटल और सिनेमा हॉल से भी कुछ, तीनों में? इसका मतलब सर इसका कॉस्ट सेंटर 1 निकला है या मल्टीपल कॉस्ट सेंटर निकल गए? मल्टीपल सेंटर का मतलब जहाँ पे हम इसको लिखने वाले हैं। अब सर जैसे ही बात आती है कि इसके मल्टीपल सेंटर निकल के आएंगे, पहला प्रॉब्लम आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का, कि सर किसका कितना पैसा लिखा जाए? घर पे पूरा 1 लाख लिखा जाए या 80,000, 20,000, 10,000, कैसे लिखा जाए? तीनों में बराबर बांटा जाए, कैसे बांटा जाए? कुछ तो बेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही मल्टीपल सेंटर निकल के आते हैं, पहला प्रॉब्लम किसका आ जाता है? कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का। कॉस्ट को ठीक है एलोकेट करने से पहले, लिखने से पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। और बांटने का कोई तरीका होगा क्या? आप ऐसे ही कर देंगे तीनों में बराबर? नहीं, घर हमारा छोटू सा बन रहा था, हॉस्पिटल बहुत बड़ा बन रहा था और सिनेमा हॉल मीडियम टाइप का था, तो क्या तीनों पे बराबर पैसा डाल देना सही होगा? नहीं सर, जहाँ पे इनका ज्यादा रोल होगा वहां पे ज्यादा खर्चे, जहाँ पे कम होगा कम खर्चे। तो सर यहाँ पे बेस तय करने पड़ेंगे। अब या तो इनके पास कुछ होंगे, बोल दिया गया कि देखो आप 2 घंटा घर पे दे रहे थे, ठीक है, 5 घंटे आप हॉस्पिटल पे दे रहे थे और 1 घंटा सिनेमा हॉल पे दे रहे थे, तो सर 2:5 के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, बोल दिया गया नहीं यार तीनों जगह इक्वल कर रहे थे तो फिर इक्वल डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन पता ही नहीं है कि बस राउंड लगाते रहते हैं, जहाँ पे जैसा समय दिखता है वहां पर वैसे बैठ जाते हैं। कभी घर वाले पे 2 घंटा बैठ गया, तो कभी सिनेमा हॉल पे 2 घंटा, तो कभी पूरा का पूरा दिन भर दे दिया हॉस्पिटल वाले पे। कोई ठीक है बेस ही नहीं है। तो क्या हम सर कोई बेस नहीं है तो कहीं भी कुछ भी लिख दिया जाए? नहीं सर, हमें एक बेस तय करना पड़ेगा। इसका मतलब जिसके आपके मल्टीपल कॉस्ट सेंटर निकल के आएंगे, सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, जिसको हम लोग कॉस्ट में बोलेंगे एपोर्शनमेंट का। एपोर्शन का मतलब बंटवारा करना। ठीक है, एप्रोप्रिएट करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट बेसिस पे उसको एपोर्शन करना पड़ेगा, बंटवारा करना पड़ेगा। और तब जाके जब डिसाइड हो जाएगा कि हाँ इतना इतना बांटना है, सपोज मैं कर लूँ 25-50 और 25 का रेशियो, 25,000 घर पे, 50,000 हॉस्पिटल पे और 25,000 फिर से किस पे? सिनेमा हॉल पे। ठीक है, मैंने कोई बेस लगाया और इसका डिवीजन कर दिया। तो पहले मैंने इसको क्या किया? डायरेक्ट एलोकेट किया या पहले इसको ए पोर्शन किया? इसको ए पोर्शन में क्या किया? बंटवारा किया। और जब बंटवारा हो जाएगा तब मैं जिसके खर्चे जहां पे जितना निकल के आएगा उसको क्या कर दूंगा? एलोकेट कर दूंगा, उसके खर्चे उतना लिख दिया जाएगा। इसका बात मतलब क्लियर है? इसका मतलब जिसका सिंगल कॉस्ट सेंटर वो किस में चला जाएगा? डायरेक्ट में। और जिसका मल्टीपल कॉस्ट सेंटर वो किस में चला जाएगा? इनडायरेक्ट में। अब सर अगर वो मटेरियल हुआ तो मटेरियल से रिलेटेड, लेबर हुआ तो लेबर से रिलेटेड और अदर हुआ तो अदर से रिलेटेड। सर मटेरियल में कहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा? एलोकेशन के बेसिस पे। अरे वो डीजल ले लो, लाइट कट गया, तीनों जगह अंधेरा है, जनरेटर चला दिया, ठीक है, अब तीनों जगह बिजली चल रहा है, 2,000 रुपए का, ठीक है, हमने तेल फूक डाला, तो 2,000 रुपया क्या मैं घर में जोड़ दूं, हॉस्पिटल में जोड़ दूं या सिनेमा हॉल में, या तीनों पे? तो सर हमें सीधा से दिख रहा है कि जिसका बेनिफिट एक नहीं बल्कि तीनों जगह मिल रहा है, तो तीनों से खर्चे जोड़ा जाएगा। लेकिन अब फिर बात आती है 2,000 कैसे बांटना पड़ेगा? तो पहला समस्या किसका? पहले तो कॉस्ट सेंटर तय करो, उसका बाद फिर उसका क्या करो? बंटवारा करो, और फिर जिसका जितना पैसा निकल के आए उसके उतने कॉपी में एलोकेट कर दो, लिख दो। तो हमने देखा सर अब बंटवारा कैसे हो, तो या तो हमने तीनों का सेपरेट सेपरेट मीटर लगा रखा हो कि किस पे कितना बिजली कंज्यूम हुआ, मीटर के हिसाब से निकालेंगे। सर मीटर नहीं है तो फिर देख लेंगे कितने नंबर ऑफ लाइट पॉइंट है। सर यहाँ पे 10 बल्ब जल रहा है, वहाँ पे 50 बल्ब जल रहा है, वहाँ पे 5 बल्ब जल रहा है, तो बल्ब का रेशियो बना दो। भाई कुछ तो बेस बनाना पड़ेगा ना बांटने का। ठीक है सर, बल्ब नहीं है, कोई बल्ब बड़ा वाला जल रहा है, कोई छोटा वाला जल रहा है, तो आप वही पावर दे सकते हो। ठीक है, आप उधर का टोटल पावर ऐड कर लो, यहाँ का टोटल बल्ब का पावर ऐड कर लो, तीनों का, और तीनों के बेस पे डिवाइड कर दो। इसका मतलब हमें कॉस्ट को एलोकेट करने से पहले क्या करना पड़ेगा? एपोर्शनमेंट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, बंटवारा करना पड़ेगा, और देन उसके बाद फिर उसका क्या करना पड़ेगा? एलोकेशन। बात क्लियर है? तो सर अगर वो मटेरियल से कनेक्टेड है तो मटेरियल, लेबर है तो लेबर, और अदर नेचर का है तो अदर। अभी मैं अदर के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तो ये दो बातें, तीन अभी मैंने हम लोगों ने बात किया, तीन फीचर बात किया, किसके किसके बारे में? डिफरेंस के बारे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहला क्या बात किया गया सर? ठीक है, कनेक्शन इन फिनिश गुड्स, अगर वो डायरेक्टली यूज हो रहा है तो डायरेक्ट, अगर वो केवल सपोर्टिव नेचर का है तो इनडायरेक्ट। दूसरा हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में? रेलेवेंस या सिग्निफिकेंट। सर वो सिग्निफिकेंट वैल्यू रखता है, एक पैसा लगता है कि हाँ भैया इसमें जुड़ा हुआ है और उसकी बर्बादी बहुत बड़ी लॉस का, ठीक है, कारण बन सकती है, तो वो डायरेक्ट। और अगर लॉसेज इग्नोर करने लायक है तो वो इनडायरेक्ट। तीसरा मैंने बोला कि सर जिसका कॉस्ट सेंटर एक निकल के आए, या जिसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, जिसको एपोर्शनमेंट करने का जरूरत ना हो, सीधा का सीधा जितना खर्चा उतना लिख दो, तो वो किस नेचर का बन जाएगा? डायरेक्ट। लेकिन जिस खर्चे को हमें पहले उसके मल्टीपल कॉस्ट सेंटर निकल के आए उसको हमें एपोर्शनमेंट करना पड़े, तो वो क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट।
ठीक, ये 3 बेस हो गए। अभी हम इसके अलावा भी कई सारे बेस के बारे में बात करेंगे, फिलहाल इन 3 बेस के अलावा आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल क्लियर हो गया। आइए डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर के बारे में बात करते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग रख लेना। सर जो भी इस गुड्स को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, केवल वही किस में आते हैं, डायरेक्ट। उसके अलावा जितने भी आदमी काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, सारे किस में चले जाते हैं, इनडायरेक्ट में। केवल ये कन्वर्ट करने वाले, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने वाले, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने वाले लोग ही किस में आते हैं, डायरेक्ट में। जो मशीन पे एक्चुअली में काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं, वो सारे लोग किस में आ जाएंगे, डायरेक्ट में। कन्वर्ट करने वाले, ठीक है, डायरेक्टली वो सारे पर्सन जो डायरेक्ट कन्वर्जन का काम कर रहे हैं, लेबर्स। लेकिन उसके पीछे जितने लोग केवल सपोर्ट दे रहे हैं, अपना डायरेक्टली कन्वर्जन का काम नहीं कर रहे हैं, केवल सपोर्ट का काम कर रहे हैं, वो किस में चला जाएगा, इनडायरेक्ट। बात क्लियर है? जैसे आप बताओ, वो जो लेबर घर बना रहा था, ईंटें वोटी ठीक है ला के जोड़ रहा था, मसाला वसाला बना रहा था, वो सारे किस में चले जाएंगे, डायरेक्ट में। लेकिन ये जो ऋतु सुपरवाइजर का काम कर रहे थे, क्या ये डायरेक्ट घर बना रहे थे या इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे थे, इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे थे। वो अकाउंटेंट जो बैठा हुआ हिसाब किताब लिख रहा है, क्या डायरेक्टली घर बना रहा है या केवल हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है। वो प्लान करने वाला मैनेजर वो घर डायरेक्टली बना रहा है या सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वो किस में चला जाएगा, इनडायरेक्ट। इसका मतलब केवल और केवल कन्वर्जन करने वाले लोग ही किस में आ जाते हैं, डायरेक्ट में, बाकी सारे उसके अलावा किस में चले जाते हैं, इनडायरेक्ट में। ठीक, एक ध्यान रखना, डिजाइनर, जरा बताओगे डिजाइनर कहाँ पे चला जाएगा। जय जय मैं कहूँ मुझे घर बनवाना है, हॉस्पिटल्स बनवाना है, सिनेमा हॉल, तो ऐसे तो बन नहीं जाएगा। उसका पहले इंजीनियर से क्या कराना पड़ता है, पूरा कायदे हमें डिजाइन कराना पड़ता है, और फ्री में करते हैं, पैसा लेता है। सर कोई भी यहाँ पे आएगा पैसा लेगा, हम उस पैसे को कहाँ पे रखें, डायरेक्ट लेबर में या इनडायरेक्ट लेबर में, आप ही बताओ ना, बिना इंडिया कैसे। बिना इंजीनियर का क्या लगता है, ये हेल्प कर रहा है या डायरेक्टली काम कर रहा है। इंजीनियर का जो ये स्ट्रक्चर वगैरह डिजाइन है, इसमें बड़ा कंफ्लिक्ट होता है, डायरेक्ट में आते हैं नॉर्मली वो। बिना इंजीनियर का काम तुम शुरू कर पाओगे, बिना डिजाइन का काम शुरू कर पाओगे। डिजाइन कैसा होगा, केवल इंजीनियर डिजाइनर नहीं बताता है, बल्कि वो हर चीज बताता है, कितना मटेरियल पड़ेगा, कितना पिलर होगा, हर एक चीज। इसका मतलब नॉर्मली हम जो प्रोडक्शन करते हैं ना, उसका बेस ही क्या होता है, डिजाइन वगैरह, प्लानिंग वगैरह ना। हाँ, लेकिन कई बार अगर नॉर्मली ना समझ में आए तो आप उसको डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट में भी डाल सकते हो, लेकिन एक जेन्युइन बेस हो तो उसको हम किस में डालते हैं, डायरेक्ट में। ठीक है, बाकी इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है सर, कब डायरेक्ट में जाए, कब इनडायरेक्ट में। इसी को पकड़ने के लिए हम अलग अलग नेचर के बारे में, अलग अलग फीचर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जहाँ पे एक फीचर फेल होगा, हम दूसरे को बना के देखेंगे, दूसरा फेल हुआ तीसरे को अप्लाई करके देखेंगे, और फिर फिक्स करेंगे कि वो डायरेक्ट में जाएगा या इनडायरेक्ट में। तो आप ये देखोगे कि तरीके ठीक है बदलते रहेंगे, तो कई बार हमारा जवाब भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन वाला हो सकता है। ध्यान रहे, कुछ भी हो हमें खर्चा तो लिखना ही लिखना है, अब चाहे डायरेक्ट में लिखें या इनडायरेक्ट में। ठीक, इतनी बात क्लियर है। ठीक, तो सर अब यहाँ पे थोड़ा सा उस ग्राफ के नीचे एक चीज लिख लो, टोटल कॉस्ट इक्वल टू लेबर को, सॉरी कौन सा हमारा था, 3 एलिमेंट थे ना, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस। सर अगर मुझे टोटल खर्चा निकालना हुआ तो मुझे क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, चाहे मटेरियल का मैंने जितना खर्चा किया है सबको जोड़ दो, लेबर का जितना खर्चा है उसको जोड़ दो, और अन्य जितने भी खर्चे हुए हैं सबको ऐड कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत। सर क्या इसी टोटल कॉस्ट को हम एक और तरीके से लिखा जा सकता है, सर मटेरियल को ही 2 पार्ट में, लेबर को 2 पार्ट में और ओवरहेड को 2 पार्ट में या अदर को 2 पार्ट में तोड़ दिया जाए, तो क्या वही फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब मैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर मैं इन तीनों को लिख दूं तो क्या वही फॉर्मूला बन के आ जाएगा। हाँ सर, 2 उधर का 2 इधर का 2 इधर का, 6 टोटल हमारे बन जाएंगे, और 6 को मैं ऐड कर दूं तो भी क्या बन के आ जाएगा, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो आज इतना ही रोक देते हैं, कल मैं इस ग्राफ को और भी थोड़ा सा एक्सटेंड करने की बात करूंगा। सर मैंने केवल मटेरियल और लेबर बताया, मैं एक्सपेंसेस के बारे में भी बात नहीं किया हूँ। ठीक है, बस इतना मैंने आपको बताया। अदर एक्सपेंसेस का मतलब मटेरियल और लेबर के अलावा जितने भी खर्चे हो रहे हैं, वो मटेरियल ना हो, यानी कोई फिजिकल कमोडिटी ना हो, और वो इंसान ना हो, तो वो सारी चीजें कहाँ पे चले जाएंगी, लेबर में, सॉरी माफ करना, एक्सपेंसेज में।
जैसे एक आध नाम बता सकते हो एक्सपेंसेस का? ऐसे कौन से खर्चे हैं जो मटेरियल ना हो, लेबर ना हो और वो एक्सपेंसेस में जाएगा? कोई नाम बता सकते हो? बिल्कुल सही जवाब, रेंट। अगर आप कोई कमरा यूज कर रहे हो, ऑफिस ऑफिस बना रखे हो, उसका रेंट पेमेंट कर रहे हो, तो क्या रेंट कोई मटेरियल है? नहीं। क्या रेंट कोई लेबर है, ह्यूमन फैक्टर है? नहीं। तो रेंट जो भी पेमेंट करे वो किस में चला जाएगा? एक्सपेंसेस। और कुछ, और कुछ? रिचार्ज। हाँ, मोबाइल का रिचार्ज आप दे सकते हो, वो कोई मटेरियल नहीं है, वो कोई आपका लेबर कॉस्ट नहीं है, कहाँ पे चला जाएगा? एक्सपेंसेस में। और नहीं, सैलरी तो हम ह्यूमन फैक्टर को देते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा, वो तो लेबर में चला जाएगा। और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो लगते हैं, किस पे लगते हैं? मशीन वगैरह पे लगते हैं, ठीक है। मशीन क्या मटेरियल है? नहीं। लेबर तो है नहीं, तो वो कहाँ पे चला जाएगा? ठीक। तो ऐसे कुछ खर्चे आएंगे हमारे पास, टैक्स वगैरह जो हम पेमेंट करेंगे, वो तो ना मटेरियल है ना लेबर है, तो वो सारी चीजें कहाँ पे जाएंगी? अदर खर्चे में। और अगर हमें टोटल खर्चा निकालना हो तो सही से, ठीक है, जितने भी सारे खर्चे हो रहे हैं सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक। चलिए, इसमें कोई डाउट हो ऑनलाइन तो एक बार डाउट डी, नहीं है तो एनडी टाइप करिए जरा। प्रिंसी, हर्षिता, नेहा। और एक बात, राकेश सर जैसे क्लास छोड़े, ठीक है, थोड़ा सा मुझे हिंट कर दिया करो आप लोग। प्रिंसी, हर्षिता और नेहा, जल्दी टाइप करिए। डाउट है तो डी, नहीं है तो एनडी। नेहा जल्दी टाइप करिए। चलिए, होप सो कि आपको कोई डाउट ना रह गया हो, ठीक है। अदरवाइज इसको हम लोग कल इस पे और ये आगे चर्चा करते रहेंगे।